Hello everyone, in today's 11th Commerce SP lecture, we are going to start with chapter number 2, that is joint stock company. Today we are going to learn how a joint stock company is formed, what is joint stock company, who are there in the ownership and management, and what law govern this particular organization. This all things we are going to learn in joint stock company chapter number 2. So let us start with the textbook. Come on, page number 16. तो देखिए जैसा नाम लिखा हुआ है जॉइंट स्टॉक कंपनी, देयर आर 3 वर्ड्स। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है जॉइंट, दूसरा लिखा है स्टॉक। तो व्हाट इज स्टॉक? यहाँ पर स्टॉक की जब हम बात करते हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट शेयर, वी आर टॉकिंग अबाउट शेयर। तो जॉइंट शेयर मतलब यहाँ पर देयर इज नो सिंगल ओनर, यहाँ पर कोई सिंगल ओनर नहीं है, ठीक है। तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि जॉइंट स्टॉक कंपनी होता कैसा है, उसको हम गो थ्रू करेंगे। लास्ट लेक्चर में जब हम लर्न कर रहे थे, हमने उसकी एक झलक देखी थी। तो आइए समझते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी को कैसे हम वर्कआउट करें। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक पर्सन ले लेते हैं, ठीक है। So this is the person. So हमारे सामने एक पर्सन है, इनका नाम है मिस्टर शिनचैन। ये जो मिस्टर शिनचैन है, इनके दिमाग में आइडिया आया कि व्हाई शुड not we should go for an organization which prepare toys। क्या बनाते हैं? टॉयज। बच्चों के लिए टॉयज बनाने के लिए इनके दिमाग में क्या आया? एक आइडिया आया, ठीक है। तो ये जो आइडिया जनरेट हुआ है, ये आइडिया उन्होंने सोचा अगर मैं खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करूं टॉयज बनाने का, तो मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास फाइनेंस नहीं है, आई डोंट हैव कैपिटल। तो इन्होंने सोचा क्यों ना ऐसा करें कि इसको लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस किए करें। किस पे प्रोड्यूस करें? लार्ज स्केल पे। तो इन्होंने अपनी ये जो बात है वो बहुत लोगों से शेयर की। सपोज इनके फ्रेंड होंगे, जो भी कोई फ्रेंड होंगे, ठीक है। तो इन्होंने ये जो अपनी बात थी वो शेयर की। फॉर एग्जांपल इनके फ्रेंड है मिस्टर कजामा, मिस शिजुका, डेक्स्टर और मिस्टर मिकी, ये इनके फ्रेंड्स। इनको ये बात शेयर की कि मैं टॉयज बनाने वाली कंपनी जो है वो स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्या आप लोग मेरा साथ देंगे? तो ये आइडियाज इनको पसंद आए और इन्होंने बोला ठीक है चलो हम साथ में मिलकर काम करते हैं। तो ये जब सब साथ में मिलकर के इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, मतलब ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इन सबको नाम दिया जाएगा प्रमोटर। क्योंकि ये बिजनेस को क्या कर रहे हैं? प्रमोट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रमोट कर रहे हैं। अब
इन्होंने क्या सोचा कि मुझे जो कंपनी स्टार्ट करनी है, फॉर एग्जांपल हमारी ये जो कंपनी होगी, ठीक है ना, ये जो कंपनी हम बनाएंगे तो इसके लिए ह्यूज कैपिटल का रिक्वायरमेंट है। कैसा रिक्वायरमेंट है? ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो इन्होंने नाम रखा कासुकाबे कंपनी लिमिटेड। अपनी कंपनी का नाम क्या रखा? कासुकाबे कंपनी लिमिटेड। ठीक है, अच्छा। अभी यहाँ पर इनको लग रहा है कि मुझे जो अमाउंट इकट्ठा करना है वो इकट्ठा करना है 1,00,000 रुपीज। कितना करना है? 1,00,000 रुपीज। तो हम एक छोटा सा ही अमाउंट लेते हैं ताकि हम समझ सके कि ये 1,00,000 रुपीज बहुत बड़ा अमाउंट है, ऐसा हम प्रिज्यूम करेंगे। और ये जो 1,00,000 रुपीज चाहिए ये सब मिल करके भी नहीं ला सकते, तो हम इसके लिए पब्लिक के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? पब्लिक के पास। हम यहाँ पर कहते हैं कि हम कुछ शेयर्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? शेयर। और ये जो पर्टिकुलर शेयर होगा, ये जो पर्टिकुलर शेयर होगा इसका प्राइस होगा 10 रुपीज ईच। क्या होगा? 10 रुपीज ईच। मतलब हम अपने कंपनी की हिस्सेदारी सब में बांटेंगे। तो जो भी पर्टिकुलर कोई पर्सन है, ठीक है ना, जो भी पर्टिकुलर कोई पर्सन इसको परचेस करना चाहेगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम बहुत सारे इन्वेस्टर्स देख लेते हैं। ऐसे लोग जो बिजनेस में क्या है, इंटरेस्टेड है, उनको लग रहा है टॉयज की कंपनी तो बहुत अच्छी चलेगी। तो ये हमारे कौन है? इन्वेस्टर्स। ठीक है ना, एंड मेनी मोर। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ गए। बराबर है। तो ये सारे जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं इनको हमारा आइडिया पसंद आएगा। हम इनको बोलेंगे भाई हमारा जो शेयर है ना हम 10 रुपए में दे रहे हैं, आपको जितना परचेस करना है परचेस करो, हमको 1,00,000 रुपीज कलेक्ट करना है। तो हम मार्केट में 10,000 शेयर, कितने शेयर? 10,000 शेयर ऐसे इशू करेंगे जिसका प्राइस कितना होगा? 10 रुपीज। तो हमारे पास 1,00,000 आ जाएंगे। तो इसमें से ये जो भी इन्वेस्टर हैं सब अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से खर्च करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो पर्सन है उन्होंने बोला कि चलो मैं 500 रुपीज देने को तैयार हूँ, है ना। तो इनको 500 के बदले में कितना शेयर मिलेगा? इनको 50 शेयर मिलेगा 10 रुपए वाले। बराबर है। ये जो पर्टिकुलर पर्सन है इन्होंने बोला मैं 1,000 रुपीज देने को तैयार हूँ, तो इनको कितना शेयर मिलेगा? इनको 100 शेयर मिलेगा 10 रुपए वाले। ये जो पर्टिकुलर है शेयर होल्डर इन्होंने बोला भाई मैं 10,000 रुपए देने को तैयार हूँ, तो इनको कितने? ये रुपीज 10,000 दे रहे हैं तो इनको शेयर हम कितने देंगे? इनको 1,000 शेयर देंगे 10 रुपए वाले। ठीक है ना। तो ऐसे हमने सबको शेयर बांटे। तो ये सबसे, इन सब लोगों से हमारे पास क्या आ गए? पैसे आ गए। और कितने पैसे आ गए हमारे पास? हमारे पास आ गए यहाँ पर 1,00,000 रुपीज। अब ये 1,00,000 रुपीज से हम क्या करेंगे? ये जो 1,00,000 रुपीज है हम बिजनेस में लगाएंगे, है ना। ये 1,00,000 रुपीज हमने किस में लगा दिया? बिजनेस में। तो ये हमारा क्या हो गया? कैपिटल। ये क्या हो गया? कैपिटल। अब बिजनेस करते करते, टॉयज बेचते बेचते जो कुछ भी प्रॉफिट होगा, है ना, टॉयज को सेल किया हमने, जो कुछ भी हमारा प्रॉफिट होगा यहाँ पर, तो प्रॉफिट हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? जिन्होंने हमें पैसे दिए थे ये प्रॉफिट सबको जाएगा। ठीक है ना, सबको सबको, ईच वन, जिसने जितना पैसा दिया था उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से सबको पैसा जाएगा। गेटिंग इट? तो ये कंसेप्ट होता है कंपनी का, मतलब सभी लोगों से पैसा जमा करो और फिर कंपनी को चलाओ। तो इसमें ये जो हम शेयर होल्डर देख रहे हैं, ये जितने भी शेयर होल्डर हमने देखे, है ना, दीज आर दी ओनर। इसको क्या बोलेंगे हम? दीज आर दी ओनर।
और जो ये कंपनी को संभाल रहा है ना, पहले जो प्रमोटर थे, प्रमोटर के जाने के बाद उसको संभालने वाले आएंगे जिसको हम बोलेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या बोलेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ये कंपनी को संभालने वाला है। ठीक है, गेटिंग इट? तो ये पूरा जो कंसेप्ट है इन्वेस्टमेंट का, मैनेजमेंट का, ये अभी आपको समझ में आ गया कि पैसा कहाँ से कलेक्ट होता है, कौन कंपनी को संभालता है। कंपनी को जिसने स्टार्ट किया था, है ना, हमने देखा कि ये सारे लोग जो हैं, है ना, उसमें शिनचैन है, कजामा है, शिजुका है, डेक्स्टर है, मिकी माउस है। ये लोग बिजनेस जो स्टार्टिंग में जिन्होंने स्टार्ट किया बिजनेस को, उसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उनको प्रमोटर्स। क्या बोलते हैं उन्हें? प्रमोटर्स। ठीक है, ये प्रमोटर्स मिल करके कंपनी को स्टार्ट करते हैं, फिर वो कंपनी शेयर होल्डर को हैंड ओवर कर देते हैं और शेयर होल्डर अपने रिप्रेजेंटेटिव को नियुक्त करते हैं जिन्हें बोला जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन इंग्लैंड इन 1760। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, औद्योगिक क्रांति की। किसकी बात करें? औद्योगिक क्रांति। कब हुई थी? 1760 में। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। तो ये हमको याद रखना है औद्योगिक क्रांति के बारे में। अच्छा, औद्योगिक क्रांति मतलब हुआ क्या था उस समय? वहां पर बहुत सारे न्यू मशीनरीज का इन्वेंशन हुआ था और मशीनरीज की वजह से क्या होने लगा? मास प्रोडक्शन, है ना, प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा लेवल पे, मास लेवल पे इंक्रीज कर दिया गया। और प्रोडक्शन को हमको बढ़ाना है तो वी रिक्वायर मोर कैपिटल, ज्यादा पैसा चाहिए। और ज्यादा पैसा एक व्यक्ति तो ला नहीं सकता, 10 व्यक्ति मिलकर के भी नहीं ला सकते। तो इसके लिए हमने क्या किया? जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाई कि सब लोग पैसा दें, उससे कंपनी बनाई जाएगी, और कंपनी बनाई जाएगी तो उससे मास प्रोडक्शन किया जा सकता है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1760 में हुआ। बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन प्रोडक्शन वाज डन मैन्युअली यूजिंग लोकल रिसोर्सेज। तो पहले प्रोडक्शन मैन्युअली किया जाता था, बट बाद में मशीनरीज आ गई। लिमिटेड कैपिटल वाज नीडेड एंड ऑफन प्रोडक्शन वाज डन एट होम। ज्यादातर प्रोडक्शन घर में ही किए जाते थे और पैसे भी कम लगते थे। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रॉट अबाउट रेडिकल चेंज इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री। तो ट्रेमेंडस चेंज आया इंडस्ट्री के अंदर और कॉमर्स के अंदर। Production was now on the large scale with the help of machines and that too in anticipation of demand. अब प्रोडक्शन कैसे होने लगा? एंटीसिपेशन ऑफ डिमांड। पहले प्रोडक्शन कैसे होता था? आप ऑर्डर देंगे तो हम गुड्स बनाएंगे फिर आपको देंगे, पहले ऐसा होता था, है कि? देखो पहले केक भी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते थे, आपको केक का ऑर्डर देना पड़ता था, फिर केक वो बनता था, फिर आपको मिलता था दूसरे दिन। अभी कैसा होता है? आप रेडीमेड केक अवेलेबल होते हैं, आप मॉन्जनीज में चले जाओ, रिबन्स एंड बलून्स में चले जाओ, कोई भी केक शॉप में चले जाओ, रेडीली केक अवेलेबल है, आपको तुरंत मिल जाएगा। बट आज से 20 साल पहले क्या केक ऐसे रेडीली अवेलेबल होते थे? आंसर इज नो। आपको ऑर्डर देना पड़ता था फिर केक बनते थे, है कि नहीं? तो पहले जो प्रोडक्शन होता था वो डिपेंड करता था डिमांड पे। अब कैसा होता है? एंटीसिपेशन ऑफ डिमांड। लोकल मार्केट्स टर्न्ड इनटू रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट। तो पहले जो लोकल मार्केट हुआ करते थे वो धीरे धीरे कैसे मार्केट बन गए? रीजनल बन गए, डोमेस्टिक, नेशनल लेवल पे और फिर इंटरनेशनल पे, है ना? तो धीरे धीरे मार्केट का स्कोप बढ़ने लगा। रिवैल्यूएशन इन द ट्रांसपोर्ट, सॉरी, रेवोल्यूशन इन द ट्रांसपोर्ट एंड अदर कमर्शियल एक्टिविटीज वर द मेजर इफेक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन और कमर्शियल एक्टिविटी का बहुत बड़ा योगदान है। आज की तारीख में देखो, गुड्स एक जगह बनता है और ऑल ओवर द वर्ल्ड सप्लाई होता है। थिंक अबाउट फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, है ना? आप एक जगह पे प्रोडक्शन करते हो और आप ऑल ओवर द वर्ल्ड गुड्स को क्या कर सकते हो? सेल कर सकते हो इनके थ्रू। टू मीट द न्यू चैलेंजेस ऑफ बिजनेस, जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व। और धीरे धीरे ये इवॉल्व हुआ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग ने हेडिंग पढ़ा, जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसमें स्टॉक का मतलब होता है शेयर और जॉइंट मतलब सबका जॉइंट ओनरशिप है, कोई सिंगल ओनर नहीं है यहाँ पर। और ये एक क्या है? ये एक कंपनी है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं एवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो धीरे धीरे आगे कैसे बढ़ा। ठीक है,
In view of above given developments, the sole trading concern, joint Hindu family business, and partnership firm proved inadequate to face the challenges posed by changing needs of the commerce and industry. ये कुछ फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिए गए हैं जो आप ओसी के अंदर पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स। उसमें आप पढ़ेंगे कि सबसे पहला क्या होता है? सोल ट्रेडिंग कंसर्न, मतलब अकेला व्यक्ति बिजनेस संभालता है, उसको हम बोलते हैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न। फिर धीरे धीरे उसकी पूरी फैमिली जो है वो सेम बिजनेस में आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है। और उसके बाद पार्टनरशिप फर्म एमर्ज हुआ कि चलो एक फैमिली या एक पर्सन कैपिटल नहीं दे पा रहा है, तो दो चार लोग मिल करके पार्टनरशिप करें और बिजनेस को चलाएं। लेकिन ये सारे चीजें चेंजेस के साथ में क्या हो रही थी? इनएडिक्वेट, मतलब उतनी सफल नहीं हो पा रही थी, चैलेंजेस को फेस नहीं कर पा रही थी, मास प्रोडक्शन नहीं कर पा रही थी, मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पा रही थी। तो इस चैलेंजेस को फेस करने के लिए हमने किसका सहारा लिया? जॉइंट स्टॉक कंपनी। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसके अंदर किसी को भी ओनर बनना है तो अपना शेयर खरीदे, ओनर बन जाएगा, और ओनरशिप छोड़कर जाना है तो शेयर बेच दे, ओनरशिप छोड़ के चला जाएगा। मतलब वॉलंटरी एसोसिएशन, जब आना है तब आओ, जब जाना है तब जाओ, है ना। तो हमने ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों को क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। पैसा देने वाले अलग, बिजनेस को संभालने वाले अलग। ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर डिस्कस्ड बिलो। तो देखो इसके अंदर वही नाम ले लिया, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म, देन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये अलग अलग फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो देखो सबसे पहले आपको सोल ट्रेडिंग कंसर्न के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया? सोल ट्रेडिंग कंसर्न। सो लेट अस लर्न अबाउट सोल ट्रेडिंग कंसर्न फर्स्ट। सोल, सोल का मतलब क्या होता है? सोल का मतलब होता है सिंगल। ठीक है ना। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये व्यक्ति सिंगल है, मतलब अकेला पूरा बिजनेस क्या कर रहा है? हैंडल कर रहा है। तो सोल मतलब सिंगल, अलोन। ठीक है। ट्रेडर, तो यहाँ पर हम सिंगल ट्रेडर की बात कर रहे हैं, सिंगल ट्रेडर। तो सोल ट्रेडर जब बिजनेस चलाता है तो उसको बोलते हैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न। सोल ट्रेडिंग कंसर्न, शॉर्ट में एसटीसी। ठीक है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल। ये बात ध्यान रखो। अभी आपको तीन चीजें यहाँ पर देखनी है। क्या क्या? ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय वन पर्सन, है ना। जो वहां पर मैंने सिंगल की बात की, बाय वन पर्सन। ठीक है। तो इट इज ओन्ड मतलब ओनरशिप और मैनेजमेंट और कंट्रोल एक ही के हाथ में है। कौन? सिंगल पर्सन। ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वन मैन बिजनेस। क्या बोलते हैं इसको? वन मैन बिजनेस। अ पर्सन हु कंडक्ट्स द बिजनेस इज कॉल्ड सोल ट्रेडर। और जो ये बिजनेस चलाता है उसे क्या बोलते हैं? सोल ट्रेडर। तो एकदम सिंपल था। अगर आप भी कोई शॉप स्टार्ट करो, सपोज आपने रिटेल शॉप स्टार्ट किया और पूरा बिजनेस आप ही देखते हो, ज्यादा से ज्यादा आपने एक या दो नौकर रखे हुए हैं, है ना, बाकी पूरा काम आप ही देखते हो, तो मतलब आप क्या हो? आप हो सोल ट्रेडर। क्या हो आप? सोल ट्रेडर। तो सोल ट्रेडर का हम लोग यहाँ पर फीचर्स देखेंगे। देयर इज नो सेपरेट लॉ और एक्ट गवर्निंग सोल ट्रेडिंग कंसर्न। तो क्या किसी रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करना पड़ता है जब आप कोई शॉप ओपन करते हो सोल ट्रेडर का? आंसर इज नो। कोई ऐसा अलग से लॉ नहीं है ना। सोल ट्रेडिंग एक्ट ऐसा कुछ बनाया हुआ है क्या? नहीं बनाया। जबकि जॉइंट स्टॉक कंपनी अगर आपको स्टार्ट करना है ना, तो आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013, उसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। बट इट हैज टू फॉलो द ऑल द लॉज ऑफ लैंड, मतलब उस जमीन से रिलेटेड जो भी कानून है जो जनरली उसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं वो उसको फॉलो करना पड़ता है। बट स्पेसिफिक उसके ऊपर कोई लॉ नहीं है, कोई एक्ट नहीं है। ठीक है। तो जनरल जो लैंड लॉ ऑफ लैंड है वो उसको फॉलो करना पड़ता है ना। तो जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसका पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये उसको लागू होता है।
जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसको कंपनीज एक्ट 2013 लागू होता है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट लागू होता है। बट क्या सोल ट्रेडिंग कंसर्न के लिए कोई एक्ट बनाया गया है, कोई कानून बनाया गया है? नहीं। वो जनरल जो कानून है, लॉ ऑफ लैंड है, उसको फॉलो करता है, बट स्पेसिफिक कोई कानून उसके लिए बनाया नहीं गया है। ठीक है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न हैज ओनली वन ओनर। तो यहां पर क्या होता है? सिंगल ओनर होता है, वन ओनर होता है। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय सोल ट्रेडर इज वेरी स्मॉल। तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि भाई सिंगल पर्सन है तो कितना कैपिटल लाएगा। तो कैपिटल कैसा है? बहुत ही कम होता है, बहुत ही छोटा होता है। देयर इज नो डिविडेंड ऑफ प्रॉफिट और लॉस एज देयर इज सिंगल ओनर। मतलब क्या बताए? यहाँ पर कोई डिवीजन नहीं होता। जो प्रॉफिट हुआ वो एक ही ओनर का है, अगर लॉस भी होगा तो उसी को बेयर करना पड़ेगा, कोई दूसरा लॉस बेयर करने आएगा नहीं, है ना। तो यहाँ पर कोई प्रॉफिट का डिवीजन या लॉस का डिवीजन होता नहीं है, उसको अकेले को बेयर करना पड़ता है। ऑल डिसीजंस ऑफ द बिजनेस आर टेकन बाय सोल ट्रेडर। ठीक है ना। जो भी डिसीजंस हैं वो कौन लेता है? सोल ट्रेडर लेता है। तो हम लिख सकते हैं ऑल डिसीजंस ऑफ द बिजनेस टेकन बाय सोल ट्रेडर। द प्रोप्राइटर मतलब ओनर हो गया। सोल ट्रेडर कैन एंश्योर मैक्सिमम बिजनेस सीक्रेसी। मतलब क्या है यहाँ पर? क्योंकि वो अकेला ओनर है तो इसको अपने बिजनेस की बातें किसी और को शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैक्सिमम बिजनेस सीक्रेसी, इसके बिजनेस की बातें किसी और को पता नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि ये अकेला ओनर है, किसी से कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं, जो डिसीजन लेना है खुद से लेना है। तो इसके बिजनेस का जो भी सीक्रेसी है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन, ये कहीं बाहर जाता नहीं। गेटिंग इट? द लायबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर इज अनलिमिटेड। तो लायबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर आपने लोन लिया हुआ है, ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी मैं आपको यहां पर बता दूं। यहां पर मिस्टर घुंगरू सेठ है। कौन है? मिस्टर घुंगरू सेठ। ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया? बिजनेस। अभी जो बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया, ये बिजनेस के लिए इन्होंने अपना कैपिटल लगाया, मतलब अपनी तरफ से पैसा लगाया 5 लाख रुपीस। ठीक है। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने लोन भी लिया। लोन कितना लिया? इन्होंने लोन लिया 3 लाख रुपीस का। तो टोटल जो पैसा कितना हो गया? 8 लाख। ये 8 लाख रुपीस इन्होंने बिजनेस के अंदर लगाया। बराबर है। अच्छा, बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया, बट 2-4 साल चलाने के बाद बिजनेस में बहुत लॉस हुआ, बहुत घाटा हो गया। ठीक है। और बिजनेस का घाटा लगभग, मैं यहाँ पर बता सकता हूँ, बिजनेस का जो लॉस हुआ है वो लॉस हुआ है 4 लाख रुपीस का। ठीक है। अच्छा, अभी जो लोन मांगने वाले हैं वो लोन मांगने वाले आ गए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इनका खुद का कैपिटल कितना था? 5 लाख, है ना। और लोन का पैसा कितना था? 3 लाख। तो टोटल 8 लाख रुपीस में 4 लाख रुपीस का तो नुकसान हो गया। तो बचा कितना इनके पास? इनके पास बचा है 4 लाख। ठीक है। अगर लोन मांगने वाले आए 3 लाख का, तो क्या ये लोन दे सकते हैं? यस, बिल्कुल ये दे सकते हैं। ठीक है। लेकिन सपोज यहाँ पर लॉस हो गया, कितने का लॉस हो गया? 10 लाख रुपए का। इंस्टेड ऑफ 4 लाख, लॉस कितने का हो गया? 10 लाख रुपए का लॉस हो गया। और इनके पास यहाँ पर टोटल पैसा कितना था? 8 लाख। अभी 8 लाख रुपए में से 10 लाख रुपए का लॉस हो गया, तो यहाँ पर ये ऑलरेडी किस में है? डेट में।
तो अब ये जो 2 लाख माइनस में, पूरा बिजनेस बेचने के बाद भी ये पैसा दे सकते हैं क्या? नहीं। तो इनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, मतलब इनका जो घर होगा, है ना, इनका जो घर होगा या इनका जो भी पर्टिकुलर एसेट होगा, है ना, जो भी होगा, कार है या घर के अंदर जो भी इनका एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, है ना, जो भी पर्सनल प्रॉपर्टी है, ये सारी प्रॉपर्टी को बेच करके, नीलाम करके ये जो लोन है उसको पे किया जाएगा। इसको हम बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? अनलिमिटेड लायबिलिटी। What do you mean by unlimited liability? When property of business is not enough, when property of business is not capable to pay all liabilities, personal property of the owner is at risk, मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच करके पैसा देना पड़ता है, ऐसी लायबिलिटी को हम बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? अनलिमिटेड लायबिलिटी। होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो सोल ट्रेडर है, अगर बिजनेस की प्रॉपर्टी बेच के वो अपना लोन पे नहीं कर पाएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपना घर बार बेच करके पैसे देने पड़ेंगे। मतलब उसका जो पर्सनल प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो भी क्या हो जाता है? नीलाम हो जाता है, उसको भी बेच के पैसा चुकाना पड़ता है। ठीक है, दिस बिजनेस डज नॉट एंजॉय अ सेपरेट लीगल स्टेटस। ये बिजनेस को सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं मिलता। तो व्हाट डू यू मीन बाय सेपरेट लीगल स्टेटस? अभी यहाँ पर आपका नाम आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ है और आप अकेले काम कर रहे हैं। इन केस आपको कुछ हो गया तो क्या बिजनेस चलेगा? नहीं, बिजनेस बंद हो जाएगा। ठीक है ना। सपोज कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपको जेल जाना पड़ा, ठीक है ना, तो क्या आपका बिजनेस चलता रहेगा? आंसर इज नो। आपका नाम खराब हुआ मतलब बिजनेस का नाम खराब हो गया। तो यहाँ पर आपने अपने बिजनेस को कहीं रजिस्टर नहीं कराया किसी एक्ट के थ्रू, तो आपके बिजनेस को कोई सेपरेट लीगल स्टेटस मिलता नहीं है। जबकि जॉइंट स्टॉक कंपनी की जब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है ना, इसके ओनर्स अलग है और ये जॉइंट स्टॉक कंपनी एक अलग से आर्टिफिशियल पर्सन है। कौन है वो? आर्टिफिशियल पर्सन। इसको भी पर्सन का दर्जा मिला हुआ है, इसका एक लीगल स्टेटस है। अगर हमारे शेयर होल्डर में से कोई चोर निकला, स्मगलर निकला, तो क्या जॉइंट स्टॉक कंपनी का नाम खराब होगा? आंसर इज नो, है ना, क्योंकि वो खुद अपने आप में क्या है? एक पर्सन है जिसके नाम पे असेट्स है, लायबिलिटीज है, प्रॉपर्टीज है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी को क्या मिलता है? जॉइंट स्टॉक कंपनी को सेपरेट लीगल स्टेटस मिलता है, जबकि सोल ट्रेडिंग कंसर्न को सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं मिलता। गेटिंग इट एवरीवन? लास्ट पॉइंट, सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस। अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है तो ये सोल ट्रेडिंग कंसर्न आपको सूट नहीं करेगा, क्योंकि सोल ट्रेडिंग कंसर्न में कुछ बातें होती हैं, जैसे कैपिटल कम होता है, हमने यहाँ पर जैसे देखा। ठीक है ना, कैपिटल बहुत कम है, फिर मैनेजरल स्किल कम है, लायबिलिटी अनलिमिटेड है। इन सब की वजह से आप बड़ा स्केल का बिजनेस नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कैपिटल। गेटिंग इट? तो आई होप सोल ट्रेडिंग कंसर्न अभी आपको क्लियर है फीचर्स के साथ में। सोल ट्रेडिंग कंसर्न क्या होता है, कौन चलाता है? तो यहाँ पर हमारा कोई पार्टनर नहीं है, हम अकेले ही पूरा बिजनेस मैनेज कर रहे हैं। हमारे पास बहुत स्मॉल कैपिटल है, जो प्रॉफिट होगा हमारा होगा, जो लॉस होगा हमारा होगा, किसी के साथ शेयर नहीं करना है। हमारे जो बिजनेस के सीक्रेट है हम किसी और के साथ शेयर नहीं करते हैं। सारे जो डिसीजंस लेने हैं वो हम ही को लेने हैं। हमारी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मतलब अगर बिजनेस की प्रॉपर्टी बेच करके पैसा नहीं दे पाए तो घर की भी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी। हमारे बिजनेस को कोई सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं मिलता और बड़े बड़े जो बिजनेस के टास्क होते हैं, लार्ज स्केल बिजनेस हम नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। देखो नाम में क्या रखा है? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, क्योंकि हिंदुइज्म में ही जॉइंट फैमिली का सिस्टम होता है। किसका सिस्टम होता है? जॉइंट फैमिली का, जिसके अंदर ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, है ना, मॉम, डैड, ऑल चिल्ड्रंस, और उसके बाद और भी जो आपके कजिन्स हैं, है ना, कभी कभी सब साथ में होते हैं।
तो जो जॉइंट फैमिली का सिस्टम है वो किसमें होता है? हिंदुइज्म में होता है। इसके लिए ऐसा बिजनेस जिसके अंदर सिर्फ फैमिली के लोग ही इन्वॉल्व होते हैं, बाहर का कोई नहीं होता है कि नहीं, सिर्फ फैमिली के लोग मिलकर के जो बिजनेस करते हैं ना, उसे बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, या आप फैमिली फर्म भी बोल सकते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म, या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फर्म, या फैमिली बिजनेस, ऐसे अलग अलग उसके नाम है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि इस टाइप का जो बिजनेस होता है उसके अंदर सेम कास्ट के या सेम फैमिली के सारे लोग होते हैं। ठीक है, व्हेन अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, किसकी बात करें? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ऐसी फैमिली जो जॉइंट फैमिली है ना, जिसमें सारे चाचा काका है कि नहीं, और दादा दादी अंकल आंटी सब साथ में है। तो ऐसा जो फैमिली है वो जब बिजनेस करता है तो ऐसे बिजनेस को हम बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इनहेरिटेड बाय इट एज पर हिंदू लॉ। इनहेरिटेड मतलब, इनहेरिटेड का मतलब जो हमें विरासत में मिला है, हमारे बाप दादाओं ने स्टार्ट किया था, वो चलता आ रहा है और अब हम चला रहे हैं, है ना। तो इनहेरिटेड मतलब कैसे मिला है? विरासत में मिला है। गेटिंग इट? और इसको गवर्न क्या करता है? गवर्न करता है हिंदू लॉ। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट है। इट इज कॉल्ड एज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इट एग्जिस्ट ओनली इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में ही जॉइंट हिंदू फैमिली होती है, बाकी सब जगह तो न्यूक्लियर फैमिली होती है ना। तो ये सिर्फ इंडिया में ही होता है। इट इज गवर्न्ड बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 इसे गवर्न करता है। तो आपके ऊपर जो रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लीकेबल होते हैं वो हिंदू सक्सेशन एक्ट के होते हैं। ठीक है, अच्छा, आपको अगर इसका मेंबर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको उस फैमिली में जन्म लेना पड़ेगा। तो जो भी बच्चा उस फैमिली में जन्म लेता है ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाता है। देखो कितनी अच्छी बात है। मेंबरशिप, मेंबरशिप इन द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज बाय बर्थ। बाय बर्थ मतलब जो पैदा हो जाता है उसको क्या मिल जाता है? मेंबरशिप। एवरी चाइल्ड बॉर्न इन द फैमिली बिकम्स अ मेंबर। हर एक वो बच्चा जिसने फैमिली में जन्म लिया है उसको क्या बोलेंगे? मेंबर बोल देंगे। द हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली मतलब जो फैमिली का मुखिया है उसे बोला जाता है कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता। फैमिली का जो मुखिया है, जो बड़ा, जो वृद्ध पर्सन है, उसे कर्ता बोला जाता है, कर्ता की संज्ञा दी जाती है। अदर मेंबर ऑफ द फैमिली आर कॉल्ड को पार्टनर्स। देखो, पार्टनर की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पर क्या बात कर रहा हूं? को पार्टनर। जो बाकी के जो फैमिली मेंबर हैं उनको क्या बोलेंगे? को पार्टनर। और जो मुखिया है फैमिली का उसको क्या बोलेंगे? कर्ता। ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर देर इज नो लिमिट। जितने बच्चे फैमिली में होंगे सब मेंबर, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। अगर पूरे फैमिली मिला के 50 बच्चे हैं तो 50 के 50 मेंबर। ठीक है, तो कोई मैक्सिमम मिनिमम लिमिट नहीं है ऑन द मेंबर्स। ठीक है, ऑल फैमिली मेंबर्स आर एंगेज्ड इन बिजनेस। सारे के सारे जो फैमिली मेंबर है सबके सब बिजनेस में ही इन्वॉल्व है, एक ही बिजनेस करते हैं। आप देखो बहुत सारे जो साड़ियों का बिजनेस होता है ना, जो 100-150 साल से चला आ रहा है, तो वो पूछता नहीं है, विरासत में मिला है, लोग चले आ रहे हैं और एक ही फैमिली वो बिजनेस करते हैं। साड़ियों का बिजनेस, कपड़ों का बिजनेस आप ज्यादातर ऐसे ही देखोगे। द लाइबिलिटी ऑफ द कर्ता इज अनलिमिटेड। तो जो कर्ता की लाइबिलिटी है वो कैसी है? अनलिमिटेड है। ठीक है, और जो को पार्टनर की लाइबिलिटी है वो कैसी है? लिमिटेड। मतलब क्या हो गया? अगर बिजनेस में हैवी लॉस हो गया तो कर्ता को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी बेच करके भी पैसा देना पड़ेगा। बट को पार्टनर्स का ऐसा नहीं है, सिर्फ बिजनेस की प्रॉपर्टी बिकेगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को पार्टनर्स की नहीं बिकेगी। ये फर्क है। लिसन वंस अगेन, कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, मतलब कि अगर लॉस हुआ, हैवी लॉस हुआ
और बिजनेस का जो भी प्रॉपर्टी है वो केपेबल नहीं है लायबिलिटी पे करने के, तो बिजनेस तो बिकेगा, कर्ता का घर बार भी बिक जाएगा। जबकि जो को पार्टनर है ना, जो अदर मेंबर ऑफ द फैमिली है, उनकी लायबिलिटी कैसी है? लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब क्या होता है? उनका पर्सनल प्रॉपर्टी सेफ है, सिर्फ बिजनेस की प्रॉपर्टी बिकेगी, पर्सनल प्रॉपर्टी पे कोई आंच नहीं आएगी। ठीक है। कर्ता इज दी मैनेजर। कर्ता कौन है? कर्ता ही मैनेजर है, पूरा बिजनेस मैनेज कर्ता ही करता है और कंट्रोल करता है। कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेट भी करता है ना। तो तीन काम इसको यहाँ पर करने हैं, एक तो करना है मैनेज, दूसरा करना है कंट्रोल और तीसरा करना है कोऑर्डिनेट। ठीक है। तो कौन करता है ये? कर्ता। ठीक है। कर्ता बीइंग द सोल डिसीजन मेकर, कर्ता अकेले ही डिसीजन लेता है। कैन टेक क्विक डिसीजन, और अकेले डिसीजन लेता है तो तुरंत डिसीजन। हाँ, उसको अगर ओपिनियन चाहिए तो अपने फैमिली मेंबर से ओपिनियन ले सकता है, बट डिसीजन तो उसका खुद का होता है, क्योंकि उसकी लायबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड। तो सबसे ज्यादा रिस्क किसका है? कर्ता का। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कीप्स ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन द बर्थ एंड डेथ इन द फैमिली। तो जैसे जैसे बर्थ होता है वैसे वैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता जाता है, और डेथ होगा तो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता जाएगा। वो डिपेंड करता है मेंबर्स के ऊपर, नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है। तो ये जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली फॉर्म का कंसेप्ट था, उसके जो 10 फीचर्स थे, ये बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन हो गया। इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो। सो आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। हमने दो कंसेप्ट किए, ये दोनों कंसेप्ट आपको 3 टाइम्स लिखना है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न और ज्वाइंट हिंदू फैमिली फर्म। ठीक है। तो ये आज आपका होमवर्क है, इसे आप जरूर कंप्लीट कीजिए। पूरे के पूरे जो फीचर्स हैं, मीनिंग एंड फीचर्स, ठीक है, ये कितनी बार लिखने हैं? 3 टाइम्स लिखने। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड विद अ नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बाय बाय, शबा खैर, सायोनारा।